अब डेटा एनालिसिस के लिए डेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, यू शुड हैव डेटा। सेकेंड, आपके पास होना चाहिए डेटा में से एक्सट्रैक्शन करने की टेक्निक, है ना, कि डेटा में से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, जिसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। डेटा को माइन करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन निकालना। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप यूज करते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस का काम होता है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना। तो तीन चीजें रिक्वायर्ड है, पहले डेटा, फिर डेटा में से माइन करके एक्सट्रैक्शन करना कि कौन सा डेटा हमारे लिए ज़रूरी है कौन सा नहीं है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस अप्लाई करना। ठीक है, ठीक है। अब डेटा कहाँ से आता है? तो डेटा बेसिकली आता है कई अलग अलग रिसोर्सेज से। किसी वेबसाइट से आप ले सकते हो, किसी सर्वे से ले सकते हो, कोई रिपोर्ट देख सकते हो, है ना। तो डेटा आप अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेके आते हैं, कहीं से कलेक्ट करके लेके आते हैं। फिर उसमें से जितना डेटा आपका रिक्वायरमेंट का है उतना डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू, फिर उस पर आप एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक डेटा का एक्चुअली एक समराइजेशन समझ में आता है कि इस डेटा में है क्या, है ना। हो सकता है आपका डेटा लाखों में हो, लेकिन उसका एक समराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये, हाँ, कंक्लूजन मिल जाता है, राइट, है ना। उस कंक्लूजन का हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिसीजन लेने में वो कंक्लूजन हमारी हेल्प करता है ना। कि जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं तो उस डिसाइड करने के लिए वो एक एनालिटिकल डेटा अपने पास होना चाहिए, एनालिटिकल फॉर्म होना चाहिए। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस करने के लिए आपको दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है टूल बेस्ड, है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड, एक होता है प्रोग्रामिंग बेस्ड। टूल बेस्ड में हम यूज करते हैं एक्सेल, है ना। टूल बेस्ड में हम यूज करते हैं पावर बीआई, और तीसरा हम लोग टूल बेस्ड में यूज करते हैं टैबलू। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं पाइथन, एसक्यूएल और स्टैट्स। पाइथन के थ्रू ही आप स्टैट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें सब कुछ दिया होता है, टूल्स वगैरह इसमें सब कुछ इनबिल्ट होते हैं, तो आपको अलग से स्टैट्स कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसमें, हाँ, इसमें अलग से आपको करना पड़ता है। हाँ, नहीं, बेटर से मतलब नहीं है, कई जगह पे कुछ ऐसे एनालिसिस होती है जो आपको टूल में नहीं मिल पाता है, तो आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग तो रॉ होती है, प्रोग्रामिंग तो मतलब ऐसा है कि आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, बट टूल तो फिक्स होता है ना कि इतने ही ऑप्शन है और इतने ही ऑप्शन आप चला सकते हैं, राइट, इसीलिए। राइट, चलिए, तो ये टूल और प्रोग्रामिंग का पार्ट हम लोगों को बेसिकली कवर करना है, जिसमें अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट, विच इज पाइथन। पाइथन के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें क्या है कि पाइथन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलली चल सकता है, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग क्लासेस आप ज्वाइन करके कवर कर सकते हो एक साथ। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पाइथन से। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली काम होता है कि आप यूज़र को मशीन के साथ कनेक्ट करना, है ना। यूज़र जो भी चाहता है, यूज़र के पास जो भी कमांड्स हैं, यूज़र के पास जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो अपनी मशीन को दे सकता है। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
Programming language is a language by user and machine can interact to each other. ठीक है, where machine and user can interact to each other. तो यूज़र और मशीन को इंटरेक्ट करने के लिए वी हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. सो वी हैव मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक वी हैव सी, वी हैव सी प्लस प्लस, वी हैव जावा, है ना, वी हैव कॉटलिन, वी हैव सी शार्प. देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसका पर्पस सेम है कि आपको यूज़र और मशीन के साथ में इंटरेक्ट कराने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. बट एक कैच है. अब प्रॉब्लम क्या है कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है ना, या यूज़र जो भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा वो हमेशा यूज़र को इंग्लिश समझ आती है, तो यूज़र इंग्लिश में ही अपने इंस्ट्रक्शंस देगा. लेकिन मशीन को इंग्लिश समझ में नहीं आती. मशीन को क्या समझ आता है? बाइनरी. क्या समझ आता है? बाइनरी. बाइनरी 0 and 1 वैल्यू, है ना. तो मशीन को 0 और 1 में समझ आती चीज़ें और हमें इंग्लिश में समझ आती चीज़ें. तो हम क्या करते हैं? हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, है ना. मशीन को ट्रांसलेट करके देते हैं. उसके लिए मशीन एक ट्रांसलेटर यूज करता है. ट्रांसलेटर का नाम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर. ये दो तरह से आपको ट्रांसलेट करना होता है. एक कोई लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज करती हैं. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बस इतना है, दोनों का काम ट्रांसलेट करना ही है. बट कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्रामिंग एट वंस, एक ही बार में वो ट्रांसलेट कर देता है. और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. हाँ, वो एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करता है. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, राइट. तो अभी जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हर लैंग्वेज के पास कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है. लाइक कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कंपाइलर्स को यूज करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो इंटरप्रेटर को यूज करते हैं. सो एज पर द पाइथन यूज इंटरप्रेटर. पाइथन हैज इंटरप्रेटर फॉर द ट्रांसलेशन. पाइथन के पास इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेशन करने. पाइथन कंपाइलर यूज नहीं करता. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती है. एक एक लाइन ट्रांसलेट होगा, एक एक लाइन का आउटपुट मिलेगा आपको. हर एक एक लाइन का आउटपुट एक एक बार में मिलता रहता है. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपके अगर किसी कमांड में या किसी इंस्ट्रक्शन में कोई एरर भी है तो एरर इजीली फाइंड आउट हो जाती है. कंपाइलर में एरर्स फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इकट्ठे एक साथ ही रन कराता है, एक साथ ही ट्रांसलेट करता है. तो कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सारे प्रॉब्लम इकट्ठे एक साथ दिखा देता है. ठीक है, जबकि आपका इंटरप्रेटर एक बार में एक ही प्रॉब्लम दिखा पाता है. ठीक है, तो आप इजीली अपने एरर्स को समझ सकते हैं कि कहाँ आपके किस लाइन में एरर है. ठीक है, चलिए. और पाइथन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है. easiest programming language. सेकेंड, थर्ड, पाइथन जो होता है इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है. बता रहा हूं. इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट का मतलब कि आप अपने पाइथन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को एनवायरनमेंट बोलते हैं, है ना. जैसे विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ करते हो आप, मैक यूज़ करते हो, एंड्रॉयड यूज़ करते हो, आईओएस यूज़ करते हो. ये सभी अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं. तो पाइथन इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज़ के लिए बना है ना. आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन को रन कर सकते हो. ठीक है, और पाइथन से बना हुआ एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है. ठीक है, हाँ, ये फ्रेंडली है, राइट.
चौथी चीज कि पाइथन जो है ओपन सोर्स है। पाइथन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय ओपन सोर्स? हाँ, इट्स इट्स फ्री पहले तो, है ना। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता इसको रन करने के लिए। दूसरा, ये जो भी लाइब्रेरीज वगैरह बनाता है वो ओपनली आपको दे देता है। यू कैन मेक चेंजेस इन टू दैट लाइब्रेरी, यू कैन मॉडिफाई इट, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के साथ में। तो ये जो भी चीज़ें क्रिएट करता है, जो भी सोर्सेज ये क्रिएट करता है, वो सब कुछ ओपन रखता है। वो आपको सिंपली दे देता है, उसका पूरा कोड ही निकाल के दे देता है। ठीक है, उसका वो ना कंप्रेस करके देता आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा उसने बना रखा है वैसा वैसा आपको दे देगा। आप उसमें जो भी करो, उसको मॉडिफाई करो, चेंज करो, जो भी करना आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला था ओपन सोर्स, और बिना लाइसेंस के चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से पाइथन को मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब पाइथन को यूज़ करने के लिए व्हाट वी नीड अ एडिटर। सबसे पहले पाइथन जहाँ पे लिखा जाएगा, एडिटर चाहिए हमें। सेकेंड, पाइथन का कोड ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर, जिसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, एक इंटरप्रेटर चाहिए। एंड थर्ड, C++, जावा, एडिटर, इंटरप्रेटर, ये दो चीजें चाहिए। और तीसरा चाहिए आउटपुट कंसोल, जिस पे आउटपुट देख सकेंगे। जो मशीन आउटपुट देगा तो उसको देखने के लिए एक विंडो चाहिए ना, जहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। हमने इंस्ट्रक्शन दिया, मशीन ने उस इंस्ट्रक्शन को रन किया, रन करने के बाद उसने कोई आउटपुट दिया, तो आउटपुट देखेंगे कहाँ पे? तो हमने लिख के एडिटर में दिया, इससे ट्रांसलेट कराया, और ट्रांसलेट करने के बाद उसने उसको मशीन को दिया, मशीन ने रन कराया उसको, और रन करने पे जो आउटपुट दिया वो आउटपुट देखने के लिए आउटपुट कंसोल है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए बेसिकली। और ये तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ पे? तो ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है एक सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर का नाम है IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये याद आएगा धीरे धीरे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, जिस सॉफ्टवेयर में ये तीनों चीज़ें आपको मिलती है कि आप कोड रन कर लीजिए, कोड को लिख लीजिए, और कोड का आउटपुट वहीं पे देख लीजिए। ये सारे विंडोज उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, हाँ। अब पाइथन से रिलेटेड कई सारे आईडीज आते हैं। पाइथन आईडीज आप सर्च कर लो। हाँ, राइट, ये सभी आईडीज हैं। ठीक है, आइडियली जो पाइथन इंस्टॉल होते ही आपको मिल जाता है, ये आईडी ऑलरेडी आपको मिलता ही है। ये पाइथन जिस कंपनी ने बनाया है वही ये आईडी देता है बेसिकली, है ना। पाइचाम है, स्पाइडर है, विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, थॉनी, पाईडेव, विजुअल स्टूडियो एंड दिस, ये कई सारे हैं इसके पास, नेटबीन्स। हमें इसमें से यूज़ करना है VS कोड। ठीक है, हम लोग VS कोड यूज़ करने वाले हैं। एक जुपिटर भी आता है, बहुत ही कॉमन है, डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जुपिटर। बट मैं जुपिटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप जुपिटर में सजेशंस नहीं आते, है ना। जुपिटर में जब आप कोड लिख दो सजेशन नहीं आते, लेकिन हम VS कोड के अंदर ही जुपिटर चला सकते हैं। VS कोड के अंदर ही जुपिटर चला सकते हैं, और VS कोड की प्रॉपर्टी ये है कि सजेशन बहुत अच्छे देता है, मतलब आपको बहुत बढ़िया सजेशन देता है। तो आप VS कोड के अंदर जुपिटर चला सकते हो, इंस्टीड ऑफ अलग से जुपिटर चलाओ, VS कोड के अंदर चलाओ, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो VS कोड को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके रन कराने वाले, आगे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग बेसिकली करेंगे। पहला तो इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे, है ना, और दूसरी आईडी इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल कैसे करेंगे? python.org से।
python.org वेबसाइट है ऑफिशियल। इस वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड्स पे जाओ, और यहाँ पे विंडोज़ अगर आप यूज़ करें तो विंडोज़ के लिए आप इंस्टॉल करो, मैक अगर यूज़ करें तो मैक के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करें तो एंड्रॉयड के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इट विल डाउनलोड द फाइल, इंस्टॉलर फाइल। वहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए और उसके स्टेप्स फॉलो कीजिए। हो गया? हाँ, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करते टाइम जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, दो चेक बॉक्स होगा, दो चेक बॉक्स सबसे नीचे, दो चेक बॉक्स, हाँ दोनों चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना हो और ऊपर इंस्टॉल पे जाना है। हाँ, यस करो। लैपटॉप है? हाँ। और सेकेंड चीज़ आपको जो डाउनलोड करनी है वो वीएस कोड। तो आप सर्च कर लीजिए वीएस कोड डाउनलोड। वीएस कोड डाउनलोड। गूगल पे सर्च करेंगे तो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर क्लिक करना है। वीएस भी करना है और पाइथन इंटरप्रेटर भी करना है। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए python.org वेबसाइट है, इस पर क्लिक करो, डाउनलोड पे जाओ। फॉर विंडोज़ यू नीड टू डाउनलोड इट। एंड सेकेंड, विजुअल स्टूडियो के लिए आप वीएस कोड डाउनलोड आप गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड का डाउनलोड का लिंक दे रखा है, यहाँ पे जे वाईफाई है, वाईफाई यहाँ पे ले लो ये। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ वाला अलग है, D_4th floor 2 करके पासवर्ड है, टेक्सोन 4। हाँ, ऑल स्मॉल और 4 न्यूमेरिक। नहीं, 4th फ्लोर, 4th floor 2, D_4th floor 2। ठीक है, so need to install two things. One is Python interpreter and second Visual Studio Code. So first download it from python.org वेबसाइट। यहाँ से पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, पाइथन डाउनलोड हो जाएगा, देन यू कैन इंस्टॉल इट। एंड सेकेंड, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से डाउनलोड करना है, एंड यहाँ से विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए आप। हाँ ठीक है, डन। थोड़ा बहुत तो करेंगे, सेटअप तो कर ही लेंगे कम से कम। नहीं नहीं, कहाँ है, दिखा दिखा। हाँ हाँ हाँ, दोनों करना है, वो तो टर्म एंड कंडीशन है। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं, बैक करो, सारा सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। ठीक है, डन।
जो भी ऑप्शंस पूछ रहा है चेक करने के लिए, सबको चेक करना है। डाउनलोड हो गया? ठीक है। हो गया डाउनलोड अर्जुन? अच्छा, आपका हो गया, दोनों इंस्टॉल भी हो गया? ठीक है। कोई नहीं, आ जाना। चलिए, ठीक है। अगर वी एस कोड इंस्टॉल हो गया है तो वी एस कोड ओपन कर लो। नीचे यहाँ पे सर्च कर लो वी एस कोड एप्लीकेशन, यहाँ पे दिखेगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड का, क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। हो गया? ठीक है। तो वी एस कोड को ओपन करो पहले तो। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस आइकन से दिख रहे हैं। इस आइकन में एक आइकन है एक्सटेंशन का आइकन, दिख रहा है? ठीक है। इस एक्सटेंशन के आइकन पे जाना है, क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सटेंशन की लिस्ट देता है। ठीक है। इस लिस्ट में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन है, और सर्च में आपको करना है पाइथन। ठीक है, पाइथन लिख के सर्च करना है। पाइथन जैसे लिख के एंटर किया, ये पाइथन के एक्सटेंशंस दिखाएगा, जिसमें कि पाइथन, ये वाला आपको पाइथन माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा इसके साथ में, पाइथन के नीचे माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, तो उसमें इंस्टॉल करना है, राइट। अगर यहाँ पे नीचे साथ में इंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है तो इसको क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, नहीं वो अपने आप ही हो जाएगा, ये दोनों साथ में होते हैं। आप पाइथन करोगे तो डीबगर भी साथ में हो जाएगा आपका इंस्टॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना है यहीं पे, अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है जुपिटर। अगेन जुपिटर माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर। तो पाइथन और जुपिटर दो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। अभी अगर पाइथन लिखोगे ना, पाइथन एक बार चेक कर लेना, अब इंस्टॉलिंग दिखा रहा है, इंस्टॉल हो गया। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर में दोबारा सर्च पे जाओ
और जुपिटर लिखो, JUPYTER। हाँ, इसी का माइक्रोसॉफ्ट, इसको भी इंस्टॉल करो। ठीक है। जुपिटर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जुपिटर का इंटरफेस एनालिसिस के लिए थोड़ा सा बेटर है, नोटबुक टाइप का होता है ना, उसमें कई सारे कोड सेल आप बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जुपिटर। सो और VS कोड की फीचर्स क्या है कि ये सजेशन अच्छे देता है ना। तो और आपको अगर AI इनेबल करना है तो यहाँ AI का भी ऑप्शन है कि आप AI इनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोड विल ऑटोमेटिकली रिटर्न, आप जैसे एक वर्ड लिखोगे वो कोड अपने आप लिख के दे देगा। ठीक है, इफ़ यू वांट दैट तो कर सकते हैं, मैं सजेस्ट अभी नहीं करूँगा बिकॉज अभी AI आपके लिए नहीं है, राइट। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। यस, ठीक है। चलिए, सो दो चीज़ें हमने इंस्टॉल करी। अब आते हैं हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिस फोल्डर में हम सारे कोड्स लिखेंगे। जितनी कोड्स की फाइल बनाएंगे वो एक फोल्डर के अंदर रहेगा। तो आप जो भी ड्राइव यूज़ करते हैं जिसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स या सब लिखते हैं, उस ड्राइव पे चले जाओ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही लिख रहा हूँ, वैसे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना है आपको। राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है एंड यू विल मेक अ फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं रखूँगा यहाँ पे पाइथन 12 PM वीकडेज। ठीक है, ये मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा। और इस फोल्डर में ही आपकी सारी फाइल्स रहेंगी। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर अभी फ़िलहाल एम्प्टी है, सब कुछ खाली है। अपने VS कोड में क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है, जो फोल्डर अभी हमने बनाया। कैसे ओपन करते हैं इस VS कोड में? तो आप फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जो फोल्डर अभी हमने बनाया है पाइथन 12 PMWD, इसको यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। तो आपका जो ये फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हाँ, जो पूछ रहा है आपसे ट्रस्ट वाला कोई अगर पूछ रहा होगा तो ओके कर देना। हाँ, अभी वो साइड में देखो, खाली आपका जो है फोल्डर का नाम आ रहा हो, बीच में कुछ भी आ रहा हो कोई दिक्कत, यहाँ पे आपके फोल्डर का नाम दिखना चाहिए, है ना। और कोई फाइल बनाएंगे तो फाइल की लिस्ट यहीं दिखेगी आपको, फाइल की लिस्टिंग यहीं दिखेगी, सो दैट यू कैन ओपन द फाइल मल्टीपल फाइल एट वंस। मतलब यहाँ पे जितनी फाइल्स होंगी सबको आप ओपन कर सकते हो एक साथ, यहाँ पे टैब बनता जाएगा उसका। ठीक है, तो ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे ओपन करना है आपने। डन, आपका वो अर्जुन फोल्डर बन गया, ओपन हो गया VS कोड में। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए दो तरीके से फाइल बनाई जा सकती है। एक, जो आपका फोल्डर दिख रहा है इसके राइट हैंड साइड पे यू हैव अ आइकन ऑफ न्यू फाइल। न्यू फाइल का आपको आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करते ही ये आपको एक फाइल का नाम लिखने के लिए देगा, है ना। एक फील्ड मिलेगी जिस फील्ड में आप फाइल का नाम लिख सकते हैं। फाइल का नाम मैंने रखा यहाँ पे फर्स्ट डे, फर्स्ट अंडरस्कोर डे। अब पाइथन की फाइल दो तरीके से बनती है। अगर आप पाइथन की एग्जैक्ट फाइल बनाना चाहते हैं तो .py एक्सटेंशन से आप बना सकते हैं, है ना। तो इस फाइल का नाम हम फर्स्ट डे .py रखेंगे, जिससे कि आप पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरी फाइल बनती है पाइथन की .py। हाँ, कोई भी फाइल आप बनाओगे तो .py लास्ट में रहेगा, तो पाइथन फाइल है वो। ठीक है, एक जुपिटर फाइल का एक्सटेंशन अलग होता है, क्योंकि हम जुपिटर यूज कर रहे हैं तो जुपिटर फाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। जुपिटर फाइल अगर आपको बनाना है
मैं दोनों में डिफरेंस समझा दूंगा आपको। फर्स्ट डे डॉट IPYNB, दिस इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर द जुपिटर, IPYNB। ये जुपिटर फाइल की एक्सटेंशन है। तो पाइथन फाइल की एक्सटेंशन .py है, जुपिटर फाइल की एक्सटेंशन IPYNB है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पाइथन तो दोनों में ही लिख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पाइथन फाइल .py फाइल जो है वो एक साथ पूरी एग्जीक्यूट आप यहाँ से कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। लेकिन आप IPYNB फाइल में मल्टीपल कोड सेल बना सकते हो और हर कोड सेल को आप यहाँ से रन करा सकते हो। ठीक है, मतलब जुपिटर के अंदर आप मल्टीपल कोड सेल का ऑप्शन होता है कि इसमें भी आप कोड लिख सकते हो, इसको अलग से रन करा लो, इसको भी यहाँ पे कोड लिख के यहाँ रन करा लो, है ना। हाँ, उससे एक चीज़ रन होगी, बस इतने। राइट, एक ही फाइल के अंदर ये पूरा कोड लिखा रहेगा, बट कोड रन होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना कोड रन कराना चाहते हो रन करा सकते हो। पाइथन फाइल में ये होगा कि आप जो कुछ भी लिखेंगे उसको एक साथ ही यहाँ से रन कराना होगा, कंप्लीट। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जुपिटर को प्रिफर करते हैं लिखने में, क्योंकि क्या होता है कि जब भी डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा एनालिसिस के कई सारे मॉड्यूल्स हैं। डेटा कलेक्ट करना, डेटा को माइन करना, एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसका ग्राफ बनाना, अलग अलग मॉड्यूल है। तो अब अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ ना चला करके हम पार्ट वाइज चला सकते हैं, इसीलिए जुपिटर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, ओके। अब चेक करो कि आपके इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है जुपिटर में। इसमें आपको अगर कोड सेल बनाना है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, कोड का यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। आप प्लस कोड पे क्लिक करेंगे तो इट विल मेक द कोड सेल्स। ठीक है, और एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि इस कोड सेल के ऊपर में, ये राइट कॉर्नर पे ऊपर देखेंगे आप, तो पाइथन 3 पॉइंट समथिंग आपको लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? सिलेक्ट कर्नल, यहाँ पे ये चेक करो। हाँ, सेलेक्ट कर्नल ही आ रहा है, उस पर क्लिक करो। आपका क्या आ रहा है? पाइथन लिखा आ रहा है। अच्छा, यहाँ सेलेक्ट कर्नल पे क्लिक करो, पाइथन इन्वायरमेंट पे जाओ। हाँ, और पाइथन इन्वायरमेंट सेलेक्ट करो। इन्वायरमेंट मतलब पाइथन का जो 2 वर्जन आपने इंस्टॉल किया, एक तो ऑलरेडी था आपके पास, 2 नहीं 3 है आपके पास, तो तीसरा वाला सेलेक्ट करो ना, जो सबसे लेटेस्ट अभी इंस्टॉल किया। हाँ, अब आ गया। वो इस एक इसलिए नहीं सिलेक्ट कर पाया क्योंकि आपके 2-3 वर्जन है, तो कंफ्यूज हो गया कि किसको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही रखोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। कुछ नहीं, वर्जन का डिफरेंस है, लाइब्रेरीज का डिफरेंस है। आपने पहले भी 2 इंस्टॉल कर चुके हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक कोड लिख करके पहले रन करा के देखते हैं कि मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो एक कोड लिखते हैं सिंपल सा, प्रिंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कराते हैं। प्रिंट फंक्शन के साथ में ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और यहाँ पे लिखा मैंने ड्यूकैट नोएडा। ड्यूकैट नोएडा, लाइट ऑफ कर दो अगर प्रॉब्लम आ रही। प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन डबल इन्वर्टेड कमास, आपको लिखना है ड्यूकैट नोएडा। ठीक है, और यहां से रन करके चेक करना है। यहाँ पे रन करने का ऑप्शन है, रन करेंगे तो कुछ आपको एक पॉपअप्स आएगा।
हाँ, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल IPY कर्नल, उसको इंस्टॉल कर लेना। हाँ, इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आएगा, एक पॉपअप सी मिलेगी, उसको IPY कर्नल, उसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप अपना कोड का आउटपुट यहीं पे देख सकते हैं। और ये जो विंडो है इसको बोलते हैं आउटपुट कंसोल, है ना। आउटपुट जहाँ पे भी आपको दिखती है ये आउटपुट कंसोल है, राइट। तो इसने आपको एडिटर दे दिया, इसने आपको ट्रांसलेटर दे दिया और साथ में आउटपुट कंसोल भी दे दिया, राइट। चलिए, इसको रन कराने का पहला तरीका तो यह है कि आप इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर, है ना। इस कोड को अगर किसी कोड सेल को अगर रन कराना हो तो कंट्रोल एंटर से आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। आ गया ना। और नीचे लिखा रहा आउटपुट, जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, वो लिखा रहा ना, आ रहा है, ठीक है, मतलब इट्स वर्किंग। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर से भी हम लोग इस कोड सेल को रन कर सकते हैं, राइट। चलो, प्रिंट क्या है? तो प्रिंट एक तरह का फंक्शन है जिस फंक्शन से आप अपने आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं, है ना। मशीन से जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट के अंदर लिखा 7+4, तो 7+4 क्या है? कमांड। 7+4 क्या है? कमांड। कि इस कमांड को हमें रन करना है मशीन में, तो 7+4 क्या होगा? इनका एडिशन हो जाएगा, और एडिशन से जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और वो प्रिंट कहाँ होगा? आपके आउटपुट कंसोल पे। क्या आउटपुट आया है? 7+4 का एडिशन आउटपुट। तो प्रिंट की हेल्प से आप कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं। कोई भी चीज डबल इन्वर्टेड कमा में क्यों लिखते हैं? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कमा एक टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा होता है ना। कोई भी चीज जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखनी है उसको डबल इन्वर्टेड कमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कमा में लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कमा या डबल इन्वर्टेड कमा में हमने टेक्स्ट लिखा, और कोई नंबर अगर आपको लिखना होगा तो कोई भी इन्वर्टेड कमा का यूज नहीं करेंगे आप। हाँ, राइट, ठीक है। चलिए, प्रिंट। अच्छा, यही कोड आप py फाइल में भी लिख सकते हैं, सेम कोड py फाइल में भी लिख सकते हैं। 7-4 आउटपुट आया आपके पास 3, है ना। तो जो जो कमांड आप लिखते जाओगे इसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट डिस्प्ले होती जाएगी, ठीक है। सेम कमांड को मैंने कॉपी किया यहाँ से, Ctrl+C, और .py फाइल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। .py फाइल में पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हमने उसको रन करा दिया। ये रन करने का आपका बटन है ऊपर में, ट्रायंगुलर बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आपका एक विंडो ओपन होगा, टर्मिनल विंडो, और इस टर्मिनल विंडो में आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे टर्मिनल विंडो पे आउटपुट दिखते हैं। दोनों में बस ही है, ये ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है क्योंकि इसका आउटपुट जस्ट इसके नीचे ही दिख जाता है ना। तो दोनों में से कोई यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जितने भी हमने आउटपुट, ये जो सेक्शन है, ये जो आपको आउटपुट डिस्प्ले होके मिल रहा है, ये आउटपुट देख कौन रहा है? तो ये आउटपुट देख रहा है यूज़र। ये सेक्शन किसका है? यूज़र का। ये सेक्शन किसका है? ये प्रोग्रामर का सेक्शन है। प्रोग्रामर प्रोग्राम यहाँ लिखता है और यूज़र आउटपुट यहाँ देखता है, ठीक है। तो यूज़र को कभी भी प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता। कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन का आउटपुट देखते हो आप, एप्लीकेशन का प्रोग्राम नहीं देखते हो कभी भी। जैसे व्हाट्सएप यूज़ करें तो व्हाट्सएप का प्रोग्राम आप नहीं देख पाते, आप उसके सिर्फ आउटपुट देख पाते हो, ठीक है। तो कोई भी आउटपुट इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको समझ आए कि आपके एप्लीकेशन में चल क्या रहा है, ठीक है। और
एप्लीकेशन से जो भी आउटपुट मिलता है हमें, उस आउटपुट को बेसिकली इस तरीके से दिखाया जाता है प्रोग्रामर की हेल्प, प्रोग्रामर इस तरह से दिखाता है कि यूज़र इजीली उस आउटपुट को समझ सके। जैसे अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हो, है ना, you have only access to see the output, right? So if you have output, so how can you understand कि ये 11 और 3 क्या है? आपको प्रोग्राम नहीं दिखाया गया, तो आपको सिर्फ बताया गया 11 और 3, आप कैसे समझोगे 11 और 3 क्या है? इट इज ओनली अ नंबर। यू कैन नॉट से कि भाई ये एडिशन से आया है या सब्ट्रैक्शन से आया है, कैसे बताओगे आप? क्या ऑपरेशन हुई आपको आइडिया ही नहीं है। अब आपको प्रोग्रामर को इस तरह से प्रोग्राम लिखना है ताकि यूजर को समझ आए कि 11 क्यों आया है। तो कैसे लिखेगा वो? तो उसके लिए वो कुछ टेक्स्ट ऐड करेगा। उसने ऐड किया लेट्स से एडिशन ऑफ 7 and 4 is, तो उसने आउटपुट दिखाया प्रिंट में एडिशन ऑफ 7 and 4 इज। अब अगर यूजर आउटपुट देखता है तो नाउ यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड द आउटपुट कि व्हाट ऑपरेशन इज बीन डन देयर। क्या है? तो जो भी टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट के साथ में आपको आपका आउटपुट मिल गया। तो टेक्स्ट से क्या हुआ कि आप अपने आउटपुट को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। एक बार देखो जो मैंने लिखा है उसको एक बार मैच करो। कमा नहीं लगा होगा पॉसिबली। चल गया? ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। बट ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो किसी भी वैल्यू पे हो सकती है ना। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर रहे हैं तो आप वो किसी भी वैल्यू पे कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूँ तो हमेशा सेम आउटपुट मिलेगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वैल्यू जिससे कि हम उसको ऑपरेशन तो सेम रहे लेकिन डेटा चेंज होता रहे बार बार, है ना। डेटा आप 7 4 की जगह कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 7 की जगह 17 और 4 पे ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑपरेट अगर करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, कई जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। तो व्हाट वी कैन डू कि मैं एक ही जगह चेंज करूँ, ये सब जगह अप्लाई हो जाए, ठीक है। हाँ। तो इसको करने के लिए आप बनाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरह का डेटा स्टोरेज होता है ना। कोई भी डेटा जब बार बार आपके प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा हो, ऑपरेट हो रहा हो, तो उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। और उसको स्टोर करने के लिए आप एक नेम असाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम असाइन किया आई में मैंने वो वैल्यू पास कर दी, मैंने आई में वो वैल्यू पास कर दी जिस वैल्यू पे ऑपरेट करना है। फिर एक दूसरा वेरिएबल लिया जे में वो वैल्यू पास कर दी जिस वैल्यू को आपने ऑपरेट करना है। तो 17 और 4 इन दोनों वैल्यूज पे हमें ऑपरेट करना था, इसके लिए मैंने दो वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट अ नेम, जिस नेम को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। तो आई और जे आर द वेरिएबल्स, इसको वेरिएबल बोलते हैं। और जहां पे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म कराने हैं वहां पे आप इंस्टीड ऑफ
17 और 4 वी कैन राइट आई एंड सिंपली राइट। इसको हम वेरिएबल डाल करके चला सकते हैं। तो ऑपरेशंस आपको वेरिएबल पे करना है, लेकिन ऑपरेट होगा उस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ डेटा। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उस केस में आप ऐसे लिखते हैं, एडिशन ऑफ 17 की जगह पे मैं आई लिखूंगा, लेकिन उसको इन्वर्टेड कमा में नहीं लिखना है। थोड़ा मैंने ब्रेक कर दिया इसको इस तरह से। ऐसे लिखा मैंने, एडिशन ऑफ आई। आई को अगर इन्वर्टेड कमा में लिख दिया तो एज इट इज दिखा देगा वो, इसीलिए आई को मैंने अलग से लिखा है, एंड जे, जे को भी अलग से लिखा है। और सेम चीज हम लोग नीचे परफॉर्म कराते हैं। एरर आ रहा है, चेक करो। ठीक है। अब ये हुआ इससे कि अब आप आई और जे में जो भी वैल्यू डालेंगे उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दिखता रहेगा। आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आई और जे में वैल्यू चेंज करना है। वो जो भी आपकी वैल्यू आई और जे में जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखिए 17 और 4 का आउटपुट आ गया। अगर आपको 17 और 14 का आउटपुट चाहिए तो 17 और 14 बस यहाँ चेंज किया, हर जगह आपको आपका आउटपुट चेंजेस में दिख गया। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि कोई भी अगर डेटा बार बार ऑपरेशन में यूज हो रहा है तो वी कैन स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल एंड वी यूज द वेरिएबल जहां पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। मैच करो, आई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हो गया। जे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये दोनों प्रिंट लिख दिया, ये प्रिंट इस तरह से लिखा है ना। एक बार चेक कर लो, फॉर्मेट सही तरीके से लिखा होना चाहिए। सो आई थिंक आई कैसा लिखा, कैपिटल लिख देगा, आई स्मॉल में है। ठीक है, एक बार चेक करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, कैसे करोगे फिर? हाँ हाँ, प्रॉब्लम आएगी बहुत, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो सकती है ना, घर में आप मान लो किसी एक लाइन में अटक गए तो वहाँ सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है। फिर आप जो है दूसरा ये ऑप्शन में फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर आप मेरे से पूछेंगे, फिर घर जाके ठीक करेंगे उसको। क्लासेस, हाँ क्लासेस ऑनलाइन तो होती है, चल रही है अभी भी। हाँ, या तो आप ऑनलाइन ले लो, घर पे बैठ के सिस्टम पे ऑनलाइन ले लो, वहीं पे करते भी रहना। ठीक है, या फिर नीचे एक बार बात कर लो, अगर वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो मैं सिस्टम लगवा लो यहाँ पे।
बोला था, तो एक बार जाके रिमाइंड करा दो, एक बार रिमाइंड करा दो एक बार। क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, ओके, ठीक है, समझ आया ये क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो दिस इज हाउ वी राइट द कमांड फॉर द मशीन्स, और मशीन उसको एग्जीक्यूट कराता है और आपके लिए आउटपुट देता है, और यूज़र उसका आउटपुट इस तरह से देख सकता है। और आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो, है ना, जो उसको समझ में आए कि क्या एक्चुअली में प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है, एंड बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे, हाउ टू राइट मोर प्रोग्राम्स एंड मोर लॉजिक्स। इट इज़ ऑलरेडी सेव्ड। हाँ हाँ, आप सीधा क्लोज कर सकते हो इसको।